नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट डिफेंस एनालिस्ट, भारत के सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित डिफेंस एनालिस्ट में से एक माना जाता है। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं सर, द लास्ट वार, द डिफेंस मेकओवर, ये दो किताबें तो पढ़ी हैं, तीसरी किताब अभी नहीं पढ़ पाया हूं। और प्रवीण साहनी साहब लगातार इंडियन आर्मी से जुड़े रहे हैं और डिफेंस के मामले को लेकर लगातार लिखते और बोलते रहे हैं सोशल मीडिया पर। मिडिल ईस्ट वाला ये जो वार जब से शुरू हुआ है, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लगातार कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी और सोशल मीडिया पर भी। यूट्यूब चैनल जो सर का है, मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके भी आप जरूर देखिए। मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, सारे वीडियोस देखता हूँ और एक अलग तरह की इंसाइट मिलती है, खासतौर पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वार मॉन्गरिंग का माहौल बना हुआ है। यहां भी कुछ लोग हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट बन के आते हैं और दिन रात चिल्लाते हैं, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। सर, जंग जो होती है, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, से काफी आगे की चीज होती है। और इस पूरी वार को, इस सवाल पे आओ इसके पहले, इस पूरी वार पर आपका एक टेक क्या है, मैं चाहता हूं वो आप एक बार दर्शकों के सामने रख दे। उसके बाद में सवाल जवाब, कुछ लोगों से भी मैंने पूछे थे सोशल मीडिया पर कि प्रवीण साहनी साहब से क्या सवाल पूछा जाए, तो उन लोगों ने भी सवाल दिए, वो भी पूछूंगा, कुछ मेरे भी सवाल हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इस पूरे वार को लेकर जिस तरह से ये शुरू की गई, कितनी जरूरी थी, कितनी गैर जरूरी थी, किस तरफ जा रही है, इसके क्या असरात होंगे, मैं चाहता हूं आपका एक टेक पहले आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये लड़ाई जो है, ये इजराइल की लड़ाई थी जिसमें अमेरिका आ गया है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका जो है उसको कोई प्रेम है ईरान के साथ, क्योंकि अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दिसंबर 2025 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी, उसको आप देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका का आज जो दुश्मन है वो एक ही उन्होंने दुश्मन बताया है और वो है ईरान। उन्होंने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, जो कि व्हाइट हाउस निकालता है, उसमें चाइना को दुश्मन नहीं बताया है, मिलिट्री दुश्मन, सिर्फ ईरान को बताया है। तो इससे ये समझ में आती है बात, अगर आपका वही एक दुश्मन है दुनिया में, तो आपको पूरी समझ होनी चाहिए थी दुश्मन के बारे में। उसमें कई चीजें होती हैं कि इसकी लड़ाई करने का हौसला क्या है, इसने क्या तैयारी करी होगी। और जब भी कोई लड़ाई होती है उसमें हम जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ऐसी क्या चीज है एक लड़ाई की जिसपे अगर आपने कब्जा नहीं किया तो वो लड़ाई आपके हाथ से निकल जाएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये तो एक बात हो गई। अब ये जो लड़ाई है, अब जैसे कि सभी जानते हैं, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है। और आज जो उनका अपना बेस है अमेरिका में, जिसको हम मागा बेस बोलते हैं, वो भी यही कह रहा है कि हम ईरान इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। तो ये एक बात उठी है। उनके अपने डायरेक्टर है ये नेशनल काउंटर टेररिज्म के, जो केंट, वो रिजाइन कर गए हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इस फिलहाल ईरान से कोई खतरा नहीं है और ये लड़ाई हमारी है नहीं, ये इजराइल की लड़ाई है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपकी ये लड़ाई नहीं है। आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको समझना चाहिए था। अगर आपकी लड़ाई नहीं भी है, वो इसलिए समझना चाहिए था क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में अपनी लिखा है कि जो ईरान है वो दुश्मन है अमेरिका का। तो इसकी जो बिंदु है, जिसको हम बोलते हैं लड़ाई का बिंदु, किसी भी लड़ाई का होता है, जिसको समझ के और उस पर सबसे पहले हावी होना जरूरी होता है, तो वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इनको पता होना चाहिए था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक अकेली एक पॉइंट नहीं है, उसके साथ पर्शियन गल्फ है, उसके साथ गल्फ ऑफ ओमान है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो पता चलता है कि पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो सबसे तंग जगह है, और उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान है। और 20% जो पूरी दुनिया का तेल है, ऑयल है, फर्टिलाइजर्स है, वो सब यहीं से जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। तो अमेरिका को पहले तो ये समझ में आना चाहिए था कि ये चीज है, अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास कितनी भी ताकत हो। तो वो भी इन्होंने नहीं किया।
अच्छा, अभी क्या है कि अब बहुत साफ हो गया है कि इनको जैसे 12 डे वॉर हुई थी, जब 2025 जून में हुई थी, जो लड़ाई इसराइल ने शुरू करी थी, वहां भी यही हुआ था कि सबसे पहले जो लीडरशिप है उसको मार दो, ईरान की। अब भी उन्होंने यही किया। तो अब जो नेतन्याहू थे वो कन्विंस कर दिया उन्होंने ट्रंप को कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें ईरान की, तो ईरान गिर जाएगा और ईरान का भी वही हाल होगा जो वेनेजुएला में आपने मडोरो के साथ किया था। जी। पर यहाँ तो बात थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपने सबक सीखे थे उस लड़ाई के, ईरान ने। और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपका दुश्मन ईरान है, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रलाइज कमांड में काम नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि इस समय अमेरिका के खिलाफ चढ़ी गई हैं इस लड़ाई में। मैं सिर्फ लड़ाई की बात कर रहा हूं फिलहाल। पहली बात यह है कि आपने जो मेन इशू था जिसपे आपको कब्जा होना चाहिए था वो आपने नहीं किया। वो कब्जा ईरान के पास है, जो कि ये पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान है, वो आपके हाथ से निकल गया। दूसरा, आपको ये नहीं पता था कि जो ईरान है उसने अपना कमांड एंड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। एक यूनिफाइड कमांडर अगर आपसे उड़ा भी देते हैं, जो उन्होंने किया है, बहुतों को इन्होंने मारा है, पर वो बिल्कुल काम ठीक चल रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए था कि ईरान वो मुल्क है जिसने 8 साल की लड़ाई इराक के साथ लड़ी है, जो सालों साल डेकेड्स तक सैंक्शंस में रहा है। और आपको विल टू फाइट जो थी देश की, वो समझ में आनी चाहिए थी कि 5000 साल की सिविलाइजेशन है, आपको वो भी नहीं मालूम। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं ईरान को वेनेजुएला के साथ कि हम उसको मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये है, चाहे ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ये अमेरिकन जनरल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको पता होना चाहिए था ईरान के बारे में जो खास खास छोटी छोटी और जो बहुत अहम बातें हैं, छोटी दिखती है पर अहम है, तो ये इनको नहीं मालूम था। तो ये मेरी पहली टिप्पणी है इस लड़ाई के ऊपर। सर, ईरान को अमेरिका ने घोषित किया कि वो उसका इकलौता दुश्मन है, जबकि ये तय है कि ईरान के पास एटॉमिक पावर नहीं है। अब तो जो केंट ने भी बाहर निकलने के बाद कहा, तुलसी गबार्ड ने भी कल माना कि एटॉमिक पावर नहीं है। दूसरा ये कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज इतनी नहीं है कि वो यूएस तक पहुंच सकें। और तीसरी बात यह कि उनके पास ऐसी नेवी भी नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े जहाजों वाली नेवी नहीं बनाई है जो अमेरिका तक पहुंच सके और हमला कर सके। छोटे छोटे और बहुत तेज मूव करने वाले उनके पास नेवी के ऑपरेटर्स हैं। तो कैसे भी ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ये कैसे मान लिया जाए? और ये मतलब ये एक्सेस करने के पीछे क्या था? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी चलती है वो पेट्रो डॉलर पे चलती है। अमेरिका का आज जो नेशनल डेट है वो $40 ट्रिलियन है, जो कि पेट्रो डॉलर से उसका इकोनॉमी चलती है। और जो पेट्रो डॉलर है वो यहाँ से आते हैं, गल्फ से आते हैं। जो गल्फ की जितनी भी ये 6 किंगडम्स हैं जिसको हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं, तो उन्होंने पेट्रो डॉलर किया। और जो उनको सिक्योरिटी है, क्योंकि उनको अपना पेट्रो डॉलर कायम रखना है, तो अमेरिकन ने यहाँ पर उनको जो है हर जगह अपनी बेसिस बना दी। तो कहने का मतलब ये है, वो बेसिस जो अमेरिका सोचता था और जो जीसीसी मुल्क सोचते थे कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, आज वो उनका सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो ये दूसरी बात मैं अब आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैंने आपसे ये बताई कि अमेरिका के लिए ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है या उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को हिट कर दे, इसलिए कि उनका पूरा जो पैसा है, जो उनकी चल रही है इकोनॉमी, वो इस रीजन से चल रही है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपने बात करी लड़ाई की। देखिए, लड़ाई बदल गई है। ये जो एक सबक है जो हर हमें लड़ाई में मिलता है और इसमें भी मिला है, मैं बताता हूं क्या सबक है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा सबक जो है वो ये है कि लड़ाई बड़े बड़े जहाजों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं होती। लड़ाई होती है, इन्होंने क्या किया है, अंडरग्राउंड टनल बनाए हैं। ये पर्शियन गल्फ में टनल बनाए हैं, गल्फ ऑफ ओमान में टनल बनाए हैं नीचे।
क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ पानी बहुत कम है। पर्शियन गल्फ जो है वो शैलो वाटर्स है, करीबन 200 मीटर की गहराई मैक्सिमम है यहाँ पर। तो उन टनल्स के अंदर इन्होंने अपनी वहां से क्रूज मिसाइल फायर करते हैं। इनकी छोटी छोटी सबमरीन है जिसको मिजिट सबमरीन्स बोलते हैं, जी। वो इस्तेमाल करते हैं। फास्ट बोट क्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की लड़ाई और ये लेसन जो है हिंदुस्तान की नेवी को भी समझना चाहिए। लड़ाई जो है वो पानी के ऊपर नहीं है, वो पानी के नीचे है, जिसको हम कहते हैं अंडर सी वॉरफेयर। ये दूसरी बात समझने वाली है। तीसरी बात समझने वाली ये है कि ईरान एक समझदार मुल्क है। तो उन्होंने ये देखा है कि कमजोरियां क्या क्या हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका है, अमेरिका की क्या खास बात है, अमेरिका की पूरी ताकत जो है मिलिट्री की, वो उसकी हमेशा नुमाइश करते रहते हैं। अब हर ताकत में कमजोरी तो होती है, वो कमजोरियां इन लोगों ने पकड़ ली। इसीलिए हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो आज जो है उनके पास कमजोरी उनको पता है, उन्होंने अंडर सी कर दी है पूरी अपनी। जो आप नेवी की बात कर रहे हैं, आज जो उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, एक है वो अब्राहम लिंकन, वो शुरू हटा दिया था, वो वापस चला गया है। दूसरा गेराल्ड भी वापस चला गया, उसमें भी कुछ आग वाग लग गई, पता चला, वो भी पता नहीं कहाँ है, वो भी चला गया। तो वो लड़ाई, ये बातें तो हमको जो होते हैं मुल्क, उनको ये लेसन सीखने चाहिए और हमारे एनालिस्ट को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए फौरन कि लड़ाई क्या हो रही है। तो लड़ाई में खास बातें क्या होती हैं, मॉडर्न वॉर को समझिए आप, कैसे बदल रही है मॉडर्न। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है हर चीज बदलती है, आपका रहना सहना, सिविल लाइफ बदलती है। आज हमारे पास ये मोबाइल्स हैं, पहले मोबाइल्स कहाँ होते थे कुछ साल पहले। इसी तरीके से वॉरफेयर भी बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। दूसरा, जब आप लड़ाई में जाते हैं, उसकी जो मेन लड़ाई का जो आपके कब्जे में होना चाहिए, वो बिंदु क्या है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसी को हम कहते हैं आर्ट ऑफ जनरलशिप। जनरलशिप ये नहीं होता कि आप तख्ते लगा के अपने इधर उधर घूमते रहें, ये आपका काम होता है, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर। आप उस बात को समझिए। तीसरा, आपको ये समझना है कि अगर मुझे ये समझ में आ गया इसका बिंदु क्या है लड़ाई का, तो मैं दुश्मन की काबिलियत क्या है वो समझूं और फिर उसके इर्द गिर्द मैं अपनी पूरी रणनीति बनाऊं। तो ईरान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसको मालूम था कि मुझे खतरा है अमेरिका से, और आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ईरान की क्या है, ईरान के लिए ये लड़ाई है सर्वाइवल की। इसका मतलब वो बहुत सारी दर्द और पेन ले सकते हैं जो वो ले रहे हैं। जितना उनका नुकसान हो रहा है, जो भी जितनी ज्यादा बमबारी करी जा रही है इस समय, उनका लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में अटैक हो रहे हैं, तो वो सब वो पेन ले रहे हैं। वो लेने को तैयार है, इसलिए लेने को तैयार है क्योंकि आज जो है ईरान में ये बहुत साफ दिखता है कि हर इंसान जो है वो ईरान के लिए, जो ईरानी है वो ईरान के लिए लड़ेगा, जिसको हम वो बोलते हैं मार्टरडम हासिल करना। और एक मैं और बात बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को, जो बहुत जरूरी होती है लड़ाई में। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अपने या दुश्मन को, पर सच्चाई भी जरूरी होती है। आज ईरान क्या कर रहा है, वो सच्चाई का बता रहा है। कुछ भी होता है वो फौरन बता देते हैं। इजराइल छुपा रहा है, इजराइल ने पूरी सेंसरशिप करी हुई है। तो इससे जब अगर आप दिखाते हैं तो आपको दुनिया को पता चलता है कि ये क्या कर सकता है, क्या इसके साथ हुआ है। तो ये भी एक जरूरी चीज होती है। तो मैं कहने का मतलब ये है, आज जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है, पूरी जो रणनीति है, मुझे कोई शक नहीं है कहने का, मतलब आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि ईरान अमेरिका से बहुत आगे है। इसीलिए मैंने 14th डे को ही कह दिया था अपने एक वीडियो में, अमेरिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। अब हार चुका है। अब देखिए, अब दिक्कत शुरू होती है क्योंकि बड़ी ताकत है, हार गया है, पर हार मानेगा नहीं।
तो वो जो है लड़ाई को बढ़ाता रहेगा। और अगर अमेरिका लड़ाई बढ़ाता रहेगा तो वो तो पीछे हटेगा नहीं, ईरान। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एरिया जो है, यहाँ से पूरी दुनिया की एनर्जी चलती है, तेल है, गैस है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, सब यहीं से आता है। तो मेरी ये सोच है, ये लड़ाई अगर एक हफ्ता भी और चलेगी, जो चलेगी, तो ये पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट की नहीं, दुनिया की बदल जाएगी। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये वो जगह है जहां, क्यों दुनिया की बदलेगी? दो बातों के कारण। पहली बात, ये हब है ग्लोबल एनर्जी का, ये जगह पर्शियन गल्फ। और दूसरी क्या है कि पहली बार मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो आज हम जानते हैं बन गई हैं, जहां तीन बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये पहली बार है कि एक बड़ी ताकत अमेरिका एक रीजनल ताकत ईरान के साथ जूझ रहा है। यूक्रेन में ये नहीं हुआ है। यूक्रेन में रशिया लड़ाई लड़ रहा है नेटो के साथ, जो अमेरिका है। ये पहली बात। तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे तो साफ बिल्कुल दिख जाता है कि अमेरिका लड़ाई हार चुका है, पर अमेरिका लड़ाई हार नहीं मानेगा, तो उससे दुनिया की और तबाही होती रहेगी। सर, इसमें न्यूक्लियर के इस्तेमाल की कितनी संभावना आपको लग रही है? क्योंकि ट्रंप के जिस तरह के बयान आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि कोई अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, धमकी की लैंग्वेज, गुंडागर्दी की लैंग्वेज। इजराइल का तो कहना ही नहीं है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि इजराइल के पास भी एटॉमिक पावर है। हालांकि ट्रंप ने कल कहा कि इजराइल वोंट यूज एटॉमिक बम। कितनी संभावना है इस बात की कि इसमें ये बात न्यूक्लियर तक जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर एक मुल्क जिसने कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं तो वो अमेरिका है। अमेरिका जी। और एक मुल्क जो बिल्कुल अपने आप को बता चुका है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं, वो अमेरिका है। और किसी ने तो ऐसा ऐलान नहीं किया। उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प रोज ऐलान करते हैं कि माई मिलिट्री इज द बेस्ट मिलिट्री, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं। तो ये है, ये हो गई बात। अब सवाल ये होता है कि साथ में वहां के लोग ये भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन चलेंगे तो रिटेलिएशन तो आएगा। ईरान का ना है, ईरान के बैकर्स हैं। जैसे कि आज नॉर्थ कोरिया है, उनके जो लीडर हैं वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर मेरी मदद ईरान मांगेगा, मैं बैलिस्टिक मिसाइल पे दूंगा, न्यूक्लियर में दूंगा। और वो कर सकते हैं। और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जाएंगी अमेरिका तक। बिल्कुल। कहने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर वेपन से अगर दूर रहे अमेरिका तो बेहतर है। जब ये जंग चल रही है यूक्रेन की, मुझे तो शक था ही नहीं कभी कि रशिया जो है कभी भी इस्तेमाल या धमकी देगा। रशिया ने जो या नहीं, रशिया ने सिर्फ ये कहा कि अपनी हम न्यूक्लियर पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कुछ जो है वो बेलारूस वगैरह में कर दिया, वो सब दूसरी बातें हैं। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है देश, तो वो ये है। पर क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका कारण भी यही है कि आज पॉपुलैरिटी जो है अमेरिका की बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। लोग खुलेआम वहाँ बोल रहे हैं ये हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी नहीं है। तेल की और उनके ऑयल गैस की और फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन अगर बाहर रहे इस इक्वेशन में तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत, इस लड़ाई जो है ये मिलिट्री लड़ाई नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो ये है सारी बात। इंडिया को सर कैसे देखते हैं? मतलब मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक था। मैं इंटरनेशनल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि जब पूरा जंग का माहौल बना हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं। कुछ एक आध एक्स डिप्लोमेट फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखो अशोक, कोई डिप्लोमेट इस समय ये सलाह नहीं देगा कि आप मिडिल ईस्ट में जाओ और किसी भी कंट्री, यहां तक कि ईरान या इजराइल, किसी के साथ
जाकर ऐसे उनके नेसेट से या संसद के अंदर से ये कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब बातें फोन पे हो जाया करती हैं, ये सब बातें बैक चैनल से हो जाया करती हैं। फ्रंट में जंग के टाइम में दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए और इस तरह की घोषणा करे। तो और आपने देखा है, हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिछले 10 सालों में, 12 सालों में हम प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल लगातार होते चले गए हैं, जबकि ट्रेडिशनल जो हमारी डिप्लोमेसी रही है उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के हम करीब रहे हैं। ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और सबके बावजूद एक न्यूट्रलिटी हम मेंटेन करते रहे हैं वार लाइक कंडीशन में, चाहे वो कोरिया वार रहा हो जब हम नए नए आजाद हुए थे, या उसके बाद भी अमेरिका ने इतने सारे अटैक किए हैं। हमने अक्सर न्यूट्रलिटी की बात की है और पीस की बात की है, लेकिन इस बार जो पूरा था हमारा हस्तक्षेप था, इजराइल जाके जिस तरह से बोलना था, वो एकदम एक कैंप में बैठ जाना था। और उसके बाद से फिर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए बात हो रही है, नहीं हो रही है, इसको लेकर तमाम सारी बातें हुई। बीच में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां के राष्ट्रपति से बात करके, पजेश्कियन से बात करके ट्वीट किया, फिर किसी से बात करके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉलिसी में जो मतलब 360 डिग्री जो पूरी पॉलिसी घुमाई गई है, इसके पीछे क्या है, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है और बात ये है कि क्या होता है जंग के अंदर, अगर आप जंग में कोई एक साइड ले लेते हैं तो आप जंग का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी स्ट्रेटेजिक हेजिंग, उसका कोई अहमियत नहीं रहती। हमने क्या किया है अपने वक्त के साथ, जब से मोदी सरकार आई है, हमने पूरी एक साइड ले ली है। और एक साइड का जो लास्ट जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो था प्रधानमंत्री का 25 फरवरी को इजराइल जाना जी। तो हमने जब ये साइड ले ली तो हम जंग का हिस्सा बन गए, बात खत्म हो गई, तो हमारा रोल खत्म हो चुका है उसके बाद। पहली बात तो ये है। और यही बात जो है, ये एक ईरानियन है जिनका नाम है मोहम्मद, बहुत प्रोफेसर है वो ईरान में। हाँ जी। बहुत समझदार इंसान है और बहुत समझदारी की बातें करते हैं, मैंने सुना है उनको। उन्होंने ये कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक बहुत गलत, इट वाज अ मिसकैलकुलेशन, एक बहुत गलत स्टेप था। वो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम क्या, देखिए ईरान जो है ये बिल्कुल क्लियर था कि ये लड़ाई जब लास्ट ईयर जब 12 डे वॉर हुई है, उसके बाद ये क्लियर था कि किसी ना किसी तरीके से नेतन्याहू ट्रंप को लड़ाई में ले आएगा। तो हमने उससे कोई नसीहत सीखी ही नहीं और हमने अपनी साइड, हम किस साइड पे हैं वो बता दिया है। अब हमारा रोल जो है इस लड़ाई में, अब हम कुछ भी बोलते रहे, हम मीडिएटर बन सकते हैं, आप मीडिएटर भी नहीं बन सकते क्योंकि आपने साइड चुन ली है, आप कैसे बन जाएंगे मीडिएटर? तो ये दिक्कत है सारी। तो फॉरेन पॉलिसी का जहां तक हमारा ताल्लुक है, इतना इंपॉर्टेंट रीजन, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड में यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। और यूरेशिया के अंदर वेस्ट एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने जाके वेस्ट एशिया में साइड लेने से अपना एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सलाहकार है प्रधानमंत्री के, पर चलिए वो उनकी सोच है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दिक्कत ये कुछ नहीं जी। एक चीज सर समझ में नहीं आती है कि लास्ट टाइम जो आप 12 रोजा जंग की बात कर रहे थे, 12 डेज वार की बात कर रहे थे, या इस बार वार शुरू होती है और इंपॉर्टेंट लोगों को बड़े आराम से इजराइल टारगेट कर लेता है। लास्ट टाइम भी कई सारे साइंटिस्ट को, कई सारे सीनियर लीडर्स को, इस बार अली खामनेई साहब को मार दिया, उसके बाद अली लारिजानी साहब को मार दिया, और भी 3-4 मिनिस्टर्स को मार दिया, सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया। कोई अपनी बेटी के घर में था, कोई अपने घर में था, कोई किसी जगह पे था। इससे एक बात तो समझ में आती है कि मोसाद के एजेंट्स ईरान में हैं और वो बिल्कुल सही लोकेशंस दे रहे हैं जहां पर हिट किया जा रहा है। तो ये जो मोसाद ने अपना पूरा का पूरा एक तंत्र खड़ा किया हुआ है ईरान के अंदर, इसके पैरेलल आपको मिडिल ईस्ट में या फिर इजराइल के अंदर ईरान का कोई ऐसा तंत्र दिखाई देता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान ने भी काफी लोगों को मारा है लेकिन इजराइल अभी बता नहीं रहा है,
और कई सारे हिट्स तो मैं खुद एनालाइज कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये हिट ऐसी जगहों पर नहीं किए गए हैं जहां लोग रहते हैं, ये हिट बहुत सोच समझ के किए गए हैं, इनके टारगेट रहे होंगे, बट रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। बट मोसाद का जो इतना बड़ा जाल है, ये बेहद खतरनाक है। ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा? देखिए, मोसाद, CIA, MI6 ये सब है वहां पर, सिर्फ मोसाद नहीं है। ओके। और ये जो इज़राइल है, मैंने हमेशा इस बात को आई बिलीव दिस, मैं मानता हूं इस बात को, इज़राइल कोई बड़ी मिलिट्री ताकत नहीं है। इज़राइल जो है वो यही काम करता है, कहीं गाजा में जाके जेनोसाइड कर दिया और यहाँ पर जो है ये मार दिया, असैसिनेट कर दिया। तो इनका सिर्फ काम यही है। ये हिंदुस्तान में लोग हैं जो सोचते हैं कि जो इज़राइल है मिलिट्री ताकत है। इज़राइल मिलिट्री ताकत नहीं है। अगर मिलिट्री ताकत होता तो 12 दिन की जब लड़ाई हुई थी जून 2025 में, तो 12वां 11वें दिन ट्रंप को लड़ाई में नहीं लाते कि साहब आके लड़ाई बंद करवा दो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ईरान के लिए ये एक वॉर ऑफ सर्वाइवल है, जिसका मैंने ये मतलब बताया आपसे कि जब किसी के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल होती है तो वो बहुत सारा पेन या दर्द ले सकता है और वो उसके लिए तैयार है। तो इसको वो सिर्फ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्योंकि ये एक नेटवर्क होते हैं जो बहुत डेकेड्स के बने हुए हैं, ये जो लोग वहाँ घुसे हुए हैं वही भाषा बोलते हैं, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो पता नहीं है कौन कहाँ पर क्या है। तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये कहना कि हम बंद कर देंगे, अगर ईरानियत भी जानते हैं इस बात को, वो भी जानते हैं। तो बात यह है कि ये इनकी एक खासियत है इजराइलीज की, और इनकी मुझे कोई खास खासियत नहीं दिखती। बाकी ये जो है, ये अब आप देख लीजिए, नेतन्याहू खुद अभी तो मालूम नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है, वो भी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। बट जो भी है वो जिंदा है या नहीं है, वो तो करार कर दिए गए ना, वो फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही हैज बीन। हाँ, एग्जैक्टली, हम जानते ही हैं इस बात को। तो ये देखिए, ये जो इजराइल है वो बस ऐसा ही है। इसका हम देखिए, हमने भी जब 1993 में इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए थे, नहीं 1992 था मेरे ख्याल में, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। हाँ, 1992 में किए थे, मुझे याद है। उस समय मैंने ये स्टोरी ब्रेक करी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, उस समय डिप्लोमेटिक रिलेशन जब किए थे हमने, मुझे याद है ये। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल जो है उनका सिर्फ काम यही है, और इसमें CIA भी है और इसमें MI6 भी है, ये सब मिले हुए हैं। सर, आखिरी 2 सवाल है मेरे पास। 90 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है कि US एक लड़ाई में गया है और उसने मदद मांगी है। नाटो कंट्रीज ने मदद करने से मना कर दिया है, यूरोप ने मदद करने से मना कर दिया है, यहां तक कि जापान, जिसका एक्सटर्नल अफेयर और जिसकी आर्मी का काम पूरा US देखता है, सिक्योरिटी का, उसने मना कर दिया। कोरिया, साउथ कोरिया, जो फुली अमेरिका का वेसल स्टेट है, उसने मना कर दिया। और अभी तक तो अरब कंट्रीज भी वार में आने के लिए तैयार नहीं है, बयान चाहे जो भी दे। तो ये पहली बार है कि इस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ अकेला पड़ा है, कोई और कंट्री उसके साथ नहीं आ रही है। इसके पहले अमेरिका सबको धमकी दे रहा था, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक स्ट्रेन ग्रीनलैंड को लेके भी यूरोप के साथ एक स्ट्रेन तो पैदा हो ही गया था। तो ये मतलब किसी चीज की तरफ संकेत है क्या? अमेरिकन हेजीमनी के टूटने की तरफ संकेत है क्या ये? देखिए, ये इसके लिए हमें ऐसे इसको समझना पड़ेगा कि दुनिया जो है मेरे हिसाब से 2013 में बदल गई थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी। जब हम कहते हैं 2013 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी, इसका मतलब क्या होता है, कई चीजें होती हैं। 3 ग्रेट पावर्स बन गई, और जो US बेस्ड रूल, इंटरनेशनल रूल या वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर था, वो टूटने लगा था और नए रूल्स बने नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पूरा सिस्टम टूट रहा होता है और दूसरा अभी बना नहीं होता है, तो वहां पर लड़ाई और जद्दोजहद और क्राइसिस और जंग की हमेशा एक तो वो रहती है, ज्यादा होती है। इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था द एरा ऑफ वॉर इज ओवर, तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसने इनको ये सलाह दी है। एरा ऑफ वॉर तो अभी शुरू हुआ है भाई, शुरू क्योंकि बिल्कुल
ऑर्डर खत्म हुआ है और दूसरा ऑर्डर अभी बन रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो ऑर्डर इसलिए खत्म हुआ कि अमेरिका जो है अब वो ग्लोबल पुलिसमैन नहीं रहा जो वो यूनिपोलर वर्ल्ड में था। ये बात ट्रंप साहब मानने को तैयार नहीं है। वो अब जो उनके एलाइज हैं उनके अपने मसले हैं लड़ाई के, अपने सिक्योरिटी के। आज देखें साउथ कोरिया है, जापान है, उनका क्या मसला है? उनका मसला ये है बहुत सीधा सा कि अगर यहाँ से अमेरिकन बेसेस हटती हैं तो फिर वो हमारे पास से भी हटेंगी, तो फिर हमारे को चाइना के खिलाफ कौन देगा सिक्योरिटी? इसलिए अब वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। अब जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है वो कह रही है अब हमें मिलिटराइजेशन की तरफ जाना है। तो हर जो थिएटर ऑफ जहां लड़ाई चल रही है, वेरियस थिएटर्स इन द वर्ल्ड, वहां पे सब जो है अभी ये जद्दोजहद चलेगी जब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसके कॉन्टूर्स या जो आउटलाइन है वो दिख रही है बहुत साफ, पर वो जब तक पूरा सामने नहीं आता, इट विल रिमेन अ एरा ऑफ वॉर एंड क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये बात हिंदुस्तान के जो हमारे सोच जो सरकार को सलाह देते हैं उनको भी समझनी चाहिए ये बात। और आखिरी सवाल सर कि अगले 15 दिन में इस लड़ाई को आप किधर देख रहे हैं? अगर खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी? क्योंकि शर्तें रखी हैं, ईरान ने भी मुआवजा मांगा है, रिपार्टीशन मांगा है। आज भी उसने यूएन को लिखा है कि भाई हर्जाना हमको दिलवाइए आप दुबई यूएई से। लगातार ये खबर आ रही है कि तीसरी बार वाशिंगटन ने मैसेज भेजा है कि लेट्स डिस्कस सीज फायर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिफोर नेतन्याहू ट्रंप इसमें से निकलने की प्लान कर रहा है कि ट्रंप पहले निकल जाए और फिर नेतन्याहू निकले। आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि ये वार अगले हफ्ते भर 15 दिन में किधर जाएगी और क्या खत्म होने की कोई संभावना दिख रही है? ये तो आपने बताया कि हफ्ते भर और चलेगी तो पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी, लेकिन इसके अलावा अगर केवल इसी वार पे कंसंट्रेट करें तो ये किधर जाती हुई? मैं इसी वॉर पे आपको कंसंट्रेट करके ये बता रहा हूं। पहली बात, दो बातें बोलता हूं। पहली बात, जब तक ईरान का कंट्रोल ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर्शियन गल्फ पे रहेगा, अमेरिका लड़ाई हार चुका है। ये इसका क्लियर संकेत है, क्योंकि यहां से अगर शिपिंग नहीं होगी, ग्लोबल एनर्जी जो है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, अमेरिका डिस्क्रेडिट होगा, तो वो लड़ाई हार चुका है। पर अब दिक्कत क्या है, जो सबसे बड़ी एक शर्त है, आप उसी को पकड़ के चलिए। सबसे बड़ी क्या शर्त है आज इसकी ईरान की, कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बेसेस मिडिल ईस्ट से हटाए। अगर अमेरिका वो हटा देता है तो पेट्रो डॉलर भी खत्म हो जाएगा, ये आप समझिएगा। तो अमेरिका यहां लड़ाई हार चुका है, वहां इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। आप ये भी समझिए, अमेरिका का डेट 40 ट्रिलियन है, नेशनल डेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज अमेरिका चाहे भी तो हारी हुई लड़ाई से भी बाहर नहीं आ सकता, ये सिचुएशन है। तो वो लड़ाई लड़ेगा और ये लड़ाई बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आज जो है, और यही कारण है कि जब एक बाकी मुल्कों की समझ में आ जाती है बात ये, तो वो उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। अब ट्रंप कुछ भी बोलते रहे कि मैं भी मदद नहीं करूंगा, तो आप मदद मत करिएगा, वो यूक्रेन का मसला भी जल्दी से हल हो जाएगा। फिर उसमें क्या रहा है, ज़ेलेंस्की क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। तो ये सारी दिक्कत है। एक हारा हुआ ग्रेट पावर बहुत खतरनाक होता है, तो वो उस स्टेज पर है। ताकत है पर लड़ाई हार गया है। दिक्कत यहां सारी ये आ रही है। थैंक यू सर, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और आपने बहुत आसान अल्फाज में समझाया। और जाहिर तौर पे बहुत सारे सवालों के सीधे जवाब नहीं होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इस वार को लेके मुझे भी लग रहा है कि हफ्ते 15 दिन में क्या होगा, इसका स्ट्रेट जवाब तो शायद न ट्रंप के पास है और ना ही खामनेई साहब के पास है। बट एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए, न्यूक्लियर तक ना जाए, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल जाए। शायद ये हो सकता है कि जो एलाइज हैं उनके और यूरोप के और बाकी सब, वो प्रेशर बनाकर इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहें, कोई बीच का रास्ता निकले। तो लेट्स होप अगेंस्ट द होप। शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आगे भी हम आपको परेशान करते रहेंगे, जब समझना होगा हमें तो हम आपको इन्विटेशन देंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।